सलाम जहां। ख़वातीन हज़रात, आप रहम टीवी का प्रोग्राम सलाम जहां देख रहे हैं, जिसमें हमारे वीआईपी मेहमान प्रेसिडेंट मुशर्रफ हमारे साथ हैं। इनसे बहुत मज़े की बातें हो रही हैं। अभी हमने सवाल किया था मक्का और मदीना का और वहाँ के दरवाज़े खुलने का। सर, एक सवाल और है मेरे पास। एक दफ़ा आप टर्की साइबेरिया में साइप्रस में शेख नाजिम से आप मिले थे, वो क्या किस्सा था? हाँ, ये मैं आपको बताता हूँ। शेख नाजिम है जो नक्शबंदी सिलसिले के वो हेड थे, क्योंकि वफात हो गई थी। वो कोई इत्तेफाक की बात है कि मेरा एक एसएसजी का मेरा साथी था कर्नल सुलेमान, उसने मुझे कई दफ़ा मैसेज भेजा कि भाई वो शेख नाजिम साइप्रस में होते हैं, वो तुर्की का जो हिस्सा है साइप्रस का, उसमें वो बुला रहे हैं, तुम्हें इनवाइट कर रहे हैं, तुम जाओ उधर। तो मैं फ्रैंकली मैं नहीं गया, साइप्रस कौन जाए। लेकिन फिर उन्होंने उनका बेटा और सन इन लॉ वो दुबई आ गए, और दुबई आकर उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। तो मैंने अभी तक उन्होंने तकलीफ की, मैंने उन्हें खाने पे बुलाया। अब खाने पे आए वो, उन्होंने फिर उनके बेटे ने भी कहा कि हमारे वालिद जो है वो आपको इनवाइट कर रहे हैं, अच्छा आप साइप्रस आए जी। तो मेरी वाइफ ने कहा, वो बहुत ज्यादा रिलीजियस है, उन्होंने कहा तुम कितनी दफा, वो पहले भी कर्नल सुलेमान कह रहे हैं अब ये इतनी दूर से आए हैं, वी मस्ट गो। तो मैंने कहा चलो फिर चलते। तो वी वेंट फ्रैंकली, और उधर मुझे बहुत जबरदस्त रिसेप्शन हमें होटल में रखा गया। अगले दिन हम शेख नाजिम घर के, वो गांव में कहीं था उनका घर, ड्राइव करके गए। वहाँ वो सो रहे थे उस वक्त। प्रोग्राम ये था कि सबसे पहले मुलाकात होगी, फिर खाना वाना होगा और बीच में एक नमाज भी साथ होगी। तो प्रोग्राम चेंज हुआ, उन्होंने सबसे पहले नमाज का टाइम हो गया था, नमाज मस्जिद में ले गए। तो वहाँ मस्जिद में नमाज पढ़ी, लेकिन उधर एक खास बात जो हुई, वो उन्होंने सामने मुझे माइक पकड़ा दिया नमाज के बाद, और कुर्सी रख दी सामने के आप बोले। वहाँ कोई छोटी मस्जिद थी, कोई 100 लोग थे, लेकिन हर तरफ से आए हुए थे, इंडोनेशिया मलेशिया से बड़े लोग आए हुए थे, वो नक्शबंदी सिलसिले के। तो खैर पहली दफा मैंने ऐसी चीज वहाँ मस्जिद में मैंने बोलना, तो मैं घबराया काफी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं चलो, इस्लाम के बारे में मेरी कोई इतनी स्पेशल वो नहीं है नॉलेज, लेकिन मुसलमानों के बारे में तो मेरी बहुत नॉलेज है। वो तो मैं कर रहा था वो इसी के लिए, मैंने उसके ऊपर बोल दिया। एनीवे वो तो अलग हो गई। फिर बाद में शेख नाजिम सो रहे थे, 93 इयर्स ओल्ड। बाद थोड़ी देर बाद मैसेज मिला कि वो जाग गए, उठ गए, अब आप आए। तो मैं ऊपर गया, ऊपर सीढ़ियों पे ऊपर गया। तो मैं मतलब ये, अब मैं आपको क्या बताऊं, ये अजीब सी बात मैं अब कहने वाला हूँ, लेकिन अनबिलीवेबल है। लेकिन ये तारिक यहाँ मेरे जो सिक्योरिटी वाले, वो भी मेरे साथ ही था। अच्छा। और मैंने उनको हाथ मिलाकर मैंने उनके हाथ में चूमना चाहा जी। तो यू वोंट बिलीव इट कि वो मेरे हाथ चूमने लगे। अच्छा, वाह। एंड आई गॉट एम्बैरेस्ड, ओल्ड मैन। और खैर मैं बैठ गया उधर कुर्सी पे, वो सामने उनका बेटा और सन इन लॉ नीचे बैठे हुए। तो उन्होंने अपनी पगड़ उतार के मेरे सर पर पहना दी। वाह। मैं फिर एम्बैरेस कि मैं खड़ी, ये मैं क्या मुंह तो कर। अच्छा। पुट इट ऑन माय हेड। अच्छा। हैंड I mean, ये चीजें मैं क्या बताऊं, ये हकीकत है। आपको जो रिस्पेक्ट मिलती है। Touched my knees like that. Wow. And I had to hold his hand. Right. मैंने कहा जी आप, I'm getting very embarrassed. मेरे लिए तो आप कितने बुजुर्ग हैं। तो फिर उन्होंने
बड़ी बातें की। अच्छा। क्या मैं दोबारा वही अजीब सा लगता है मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ। वो उन्होंने कहा, वो कहने लगे कि मैंने ख्वाब में देखा है आपको। अच्छा। एंड ख्वाब में एक बहुत बड़ी फौज है जी, उसके आगे आप घोड़े पे, अच्छा, सफेद घोड़े पे, और आपके पास झंडा है। वाह। जो एक तो उस झंडे में काला रंग है, हरा रंग है। अच्छा। और मेरे ख्याल में सफेद उन्होंने कहा था यार। वो आपका तो ये चीजें वो अब वो उनकी पगड़ जो दी हुई है वो मेरे पास है वहाँ। अच्छा। अच्छा। हाँ, वो कराची में। अच्छा। मेरे घर में। अच्छा। तो उन्होंने पक्का मुझे गिफ्ट कर दिया उन्होंने आपको। तो ये आई मीन ये अब ये हुआ है। ये सादत हमारे पाकिस्तान के सरबराहों में से किसको मिली? सिर्फ प्रेसिडेंट मुशर्रफ को। ये नाज़रीन आपको सोचने का मुकाम है ये कि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट साहब किस किस्म के इंसान हैं और उनके साथ दुनिया में क्या उनको इज्जत मिलती है। यहाँ पे मैं आपसे एक और सवाल करूँगा जो शायद थोड़ा सा पॉलिटिकल भी हो। वो सवाल है कि जब पाकिस्तान में कू हुआ, आप आए, नवाज शरीफ साहब को वहाँ पे अदालत ने उनको सज़ा दी, कन्विक्ट हो गए वो, उसके बाद आपने उनको पार्डन किया, माफ़ी दी आपने उनको, और आपने उनको और उनकी फैमिली को पाकिस्तान से जाने की, इज्जत के साथ जाने की इजाज़त दी। Being a general, being a warrior, army guy, commando, SSG, ये रहम दिली आपके दिल में कैसे है? ये है मे बी बिल्कुल, मतलब मैं एक विंडिक्टिव आदमी नहीं हूँ जी। बहुत लोग कहते हैं मैं सॉफ्ट हार्टेड हूँ जी। आई फॉरगिव, राइट, फॉरगिव कर। अच्छा। इन्होंने जो कुछ किया बिल्कुल, अभी ये मेरे बहुत खिलाफ हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि किया ही इन्होंने सब कुछ। मैंने तो कुछ भी नहीं किया था, इन्होंने ही मुझे रिमूव कर दी। मैं श्रीलंका से आ रहा हूँ, मुझे निकाल दिया जी हवा में। मुझे कहने कहीं भी पाकिस्तान में लैंड ही नहीं कर। देखिए तो सारी जातियाँ तो इन्होंने ही की है। बट एनीवे, प्रेसिडेंट अब्दुल्ला को असल में मैं बहुत रिस्पेक्ट से देखता था जी। बहुत ही अहम शख्सियत हो और बहुत अच्छी शख्स जी। तो उन्होंने मुझे कहा कि इनको छोड़ने आप आने नहीं इधर। तो मैंने भी सोचा कि ऐसी खामखा में मेरा पर्सनल तो इनके साथ कोई ऐसा नहीं है, अदर दैन कि इन्होंने इतनी ज्यादती मेरे साथ की जी कि मुझे पाकिस्तान में ही नहीं लैंड कराने दे रहे थे। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि नहीं, मैं पर्सनल लेवल पे वेंडेटा नहीं दिखानी चाहिए जी। छोड़ दिया, मैं जाने दिया। आपने एक दफा नहीं बल्कि आपने 2 दफा ये काम किया, खाली जाने नहीं दिया बल्कि आपने उनको वापस भी आने दिया। वापस आने दिया जी, वापस भी आने दिया, क्योंकि वो बेनजीर आ गई जी। असल में बात प्रॉब्लम ये इसी से शुरू हुई। नहीं आना था उन्होंने, उनके साथ जो डील हुई थी वो इलेक्शन के बाद आना, वो आ गए। जब वो आई तो यहाँ क्राउन प्रिंस अब्दुल्ला ने फिर कहा कि वो क्यों पे आ गई हैं, ये तो इनको भी आने देना चाहिए जी। मैंने भी सोचा कि ठीक है, अब जब ये आ रही है पॉलिटिक्स चलना ही है तो ये आ गई है बेनजीर, तो लेट अस गेट हिम आल्सो, वो भी आ गए जी। और फिर गदर वसूदरी से गदर शुरू हुआ है। The rest is और फिर आपको पता ही है 2008 है और बेड़ा गर्क हो रहा है, अभी तक बेड़ा गर्क हो रहा है। मैं आपको एक करंट हवाले से एक बात पूछना चाहूँगा। आजकल पाकिस्तान में CPAC की बड़ी बातचीत हो रही है। नवाज शरीफ साहब इसका पूरा क्रेडिट लेते हैं कि वो उन्होंने किया। जरदारी साहब ये कहते हैं कि वो 9 दफ़ा चाइना गए तो तब ये प्रोजेक्ट लिखा गया। जहाँ तक मुझे याद है जब आपकी प्रेसिडेंसी थी तो गवादर और गवादर पोर्ट की बात तो उस वक्त हुआ करती थी, तो इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिए आप। देखिए, गवादर पोर्ट तो मैंने ही बनवाया था, मेरे जमाने में बनाया ना जी। अब वो कोई हमने मछलियाँ बेचने के लिए बनाया था क्या? जाहिर है उसका कोई बहुत बड़ा मकसद था जी, वरना क्या बनाना था? वो गवादर पोर्ट ही मैंने बनवाया जी। और मैंने बनवाए इसी सोच के साथ कि इसकी क्या यूटिलिटी, वैल्यू क्या है, और वैल्यू इसके साथ मैंने
اس زمانے میں نے سوچا کہ یہ چین کے ساتھ اگر لنک کیا جائے تو سارا فائدہ ہمیں ملے گا. اس کو ہم کنٹینر ٹرمینل بنا سکتے ہیں کیونکہ اس کی بڑی خاص گوادر کی خاصیت یہ ہے کہ یہ 19 میٹر سے زیادہ اس کی ڈیپتھ ہے. ڈیپ سی پورٹ اس لیول کے بہت کم ہیں دنیا میں. اچھا. اور جو فیوچر سب سے بڑے جو کنٹینر شپ ہیں ان کے کوئی 17 میٹر ڈیپتھ ہوتی ہے. وہ سب آ سکیں گے یہاں. تو اس خیال سے اور پھر میں نے سوچا کہ یہ چین کے ساتھ اگر ہم روڈ تو ہے ریل بھی بنا دیں, آئل پائپ لائن, گیس پائپ لائن, فائبر آپٹکس لائن, یہ ساری ہم پیرلل سڑک کے ساتھ بنا دیں نا. تو میں نے سب سے پہلے 2004 میں چائنیز پریزیڈنٹ کو کہا کہ یہ 8 ونڈر آف دا ورلڈ ہم کریٹ کرتے ہیں. اچھا. اور یہ ہم اس طریقے سے لنک کریں گے. اور اس میں صرف چین نہیں بلکہ یہ جو سنٹرل ایشین ریپبلکس کے خاص طور پہ قازقستان, کرغزستان, تاجکستان, یہ بھی لنک کر کے ان کو ایک پورا یہ فنل ملے گا. فائدہ پاکستان کو ہوگا. سارا یہ ٹریڈ اس ایریا کا پاکستان کے تھرو جائے گا. اور یہ کنٹینر ٹرمینل ہم بنائیں گے اور شپ ریپیئر ٹرمینل. شپ ریپیئر کی 6 مہینے سے 1 سال ویٹنگ پیریڈ ہے. ہم سستی ترین شپ ریپیئرنگ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس سستا لیبر اویلیبل ہے. اس کو شپ ریپیئر ٹرمینل بھی بنا دیں گے تو ایک انٹرنیشنل یہ چیز بن جائے گی. یہ آئیڈیا 2004 میں نے دیا تھا اور اسی لیے ہم نے گوادر پورٹ بنایا. گوادر پورٹ ان لوگوں نے تو نہیں بنایا نا, تو کسی نے نہیں کہا, یہ تو بنایا ہی اس لیے گیا تھا کہ یہ سارا یہ اس وقت شروع ہوئے. اچھا, 2004 کی بات ہے یہ. ہاں, اب کی نئی بات نہیں ہے. ایک آپ کا ایک سلوگن ہے پاکستان فرسٹ. میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ ہاؤ ڈیڈ یو کم اپ وتھ دس گریٹ سلوگن. سیکنڈلی, what do you really mean by this? فرینکلی مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے. بالکل یہ مجھے یاد نہیں ہے کہ یہ کیسے میرے دماغ میں آیا تھا. لیکن میرا یہ جہاں تک یاد ہے مجھے کوئی اوکیزن تھا جس میں میرے دماغ میں یہ بات آئی. اچھا. مجھے یاد نہیں ہے بالکل. یہ کیسے ہے؟ یہ سب سے پہلے پاکستان. اور اس کا مطلب؟ ہاں, اس کا مطلب تو یہی ہے کہ ہر چیز سے پہلے, بلکہ اپنے سے بھی پہلے اور اپنے آپ سے بھی پہلے, اور اپنی پارٹی سے پہلے, اپنے آپ سے پہلے پاکستان. ہر فیصلے میں پاکستان کے بارے میں پہلے سوچو اور پاکستان کے حق میں جو کچھ کیا وہ صحیح ہے وہ کرو. تو یہی میں فالو کرتا تھا. پاکستان فرسٹ, سب سے پہلے پاکستان, چاہے کوئی بھی ہو. کسی فیصلے کی بہت لوگ باتیں کرتے ہیں 9/11 یہ وہ, پاکستان کے حق میں کیا, پاکستان کے لیے جو کچھ بھی اچھا. ورنہ یہ 9/11 کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. 9/11 پرسنل برباڈو ایک ہوتا ہے نا, وہ دلیری تو ہم نے جنگیں لڑی ہوئی ہیں, ہم نے دکھائی ہے. تو پرسنل دلیری تو میں تو دوبارہ دکھا دیتا. لیکن ملک کا جب سوال آتا ہے تو اس میں پرسنل دلیری سے اگر آپ نے ملک کو ہی مروا دینا ہے تو وہ دلیری کی ضرورت نہیں ہے. جی. تو یہ بات ہے. یہ فرمائیے کہ APML جو آپ کی پارٹی ہے, اس کے بارے میں یہ خبر ہے کہ آپ بہت سی اور پارٹیوں کے ساتھ الائنس کر رہے ہیں اور 2018 کے الیکشن میں وہ پارٹی الائنس ہو کے بہت سی پارٹیوں کے ساتھ مل کے الیکشن لڑے گی. تو از اٹ ٹرو؟ ہاں, یہ صحیح بات ہے. دیکھیں, میں تو میرا تو فوجی مائنڈ سیٹ ہے. ہمارے یہ کہتے ہیں نا کہ جب کوئی پلان ہو نا آپریشن کا, اٹیک آپ نے کرنا ہے, سب سے پہلے اس کا ایم لکھا جاتا ہے. ایم کیا ہے, مقصد کیا ہے الٹیمیٹ. اب یہاں بھی میں وہی اپلائی کرتا ہوں. مقصد کیا ہے اس کا جو ہم کرنا ہے. میں نے پارٹی بنائی کیوں؟ کر دیا 9-10 سال کر کے, الحمدللہ دنیا نے, اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ہی دے دیا. تو میں کیوں دوبارہ ہوں؟
میں نے پارٹی بنائی اس لیے کہ پاکستان کی یہ دونوں پارٹیاں، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، ان دونوں نے حکومتیں 3 دفعہ کر گئے، اور پاکستان کا ستیاناش بھی ایک کمزور لفظ ہے، کوئی اور اگر میری یہ ووکیبلری اتنی نہیں، جس تباہی ہوئی ہے ہماری، جو عوام کی، جو میں کہہ رہا تھا نا، ملک کی ترقی، عوام کی خوشحالی، عوام کی خوشحالی دیکھو، نہ نوکریاں ہیں، نہ ان کی آمدن میں اضافہ ہے، مہنگائی 4 گنا ہو گئی ہے، ایجوکیشن، ہیلتھ بالکل نہیں ہے، کچھ بھی تو نہیں، سیکیورٹی تباہ ہو گئی، سیکیورٹی کا آپ کو پتہ ہی ہے کتنے تھریٹ ہو رہی ہیں، لوڈ شیئرنگ، اور ملک کو لے لیں آپ، انرجی کو لے لیں آپ، اکانومی لے لیں آپ، انڈسٹری بند ہو رہی ہے، ٹیلی کمیونیکیشن کا بٹھا بیٹھ رہا ہے، ہر چیز کی تباہی مچا دی. تو یہ ہو رہا ہے. تو میں نے سوچا ہے کہ جب تک کہ ہم ان دو کو ہرا کر ایک تیسری پولیٹیکل فورس نہیں بنائیں گے تو گزارا نہیں ہوگا. اب یہ ہے کہ اگر اے پی ایم ایل ہی بن جائے تو پھر تو میں کچھ بھی نہیں، یہ الائنس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں میرا یہ خیال، وہ ایم لکھ دیا نا کہ ان دو کو ڈیفیٹ کرنا، تو ہر وہ چیز کرنی چاہیے جس کا نتیجہ ان دو کی ڈیفیٹ میں ہے. تو میری نظر میں ہمیں جتنی بھی ہیں، یہ بہت سی پارٹیز ہیں، یہ اگر جمع ہو جائیں سب شخصیت اور ہم سب مل کر ایک تیسرا فورس بنا لیں ایک ہی امبریلا کے نیچے، تو ان دونوں کو ہم ڈیفیٹ کر سکتے ہیں. وہی پاکستان کے سب سے پہلے پاکستان. تو آپ کے خیال میں کیا تحریک انصاف آپ کے ساتھ ملے گی؟ دیکھیں میں کہتا ہوں نا، وہ ایم تو بنا لیا ہم نے. بالکل اگر وہ ملتے ہیں تو وہ ایم میں زیادہ طاقت آئے، دیر از نو ڈاؤٹ. لیکن وہ کچھ ایسے ہیں، یہ سوال تو آپ عمران خان سے کبھی انٹرویو کریں، اس سے پوچھیں، کیونکہ اس کو وہ بھی یہ کہتا ہے کہ ان کو ہٹانا ہے، نیا پاکستان، ان کو ہٹاؤ، گو نواز گو، یہ وہ. لیکن اس کو کیسے کرنا ہے وہ کر رہا ہے کہ وہ نہیں ہٹیں گے. تو لہٰذا اس کو یہ نہیں پتا، وہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، ایم پہلے بناؤ، اس ایم کی اچیومنٹ 100% گارنٹی کرو، ورنہ وہ ایم بیکار ہے، غلط آپ کا پلان ہے. تو وہ یہ چیزیں سمجھ نہیں رہے ہیں. ایسا ہی لگتا ہے، بالکل ایسا ہی لگتا ہے. لون سولو فلائٹ پہ ہیں، کرنے دو سولو فلائٹ. چلیے لیٹس سے انشاءاللہ لیٹس سے آپ پرائم منسٹر بن جائیں پاکستان کے، واٹ وڈ بی یور فرسٹ فیو اسٹیپس؟ جیسا کہتے ہیں نا دا فرسٹ 100 days میں آپ کے کیا اسٹیپس ہوں گے؟ دیکھیں پہلے تو میں بتانا چاہتا ہوں، مجھے جیسے میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ہی دیا. میں پرائم منسٹر بھی رہا ہوں، میں آرمی چیف بھی رہا ہوں، میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بھی رہا ہوں، میں پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں. تو مجھے کوئی ایسا میرا ایگو نہیں ہے کہ میں ہی ہوں کہ میں ہی پرائم منسٹر اور کوئی نہیں ہے. ایسی کوئی مجھے بات نہیں ہے، کوئی میری ایمبیشن اور ایگو نہیں ہے. میں بے شک نہ بن، بالکل کوئی نہیں. ہمیں تو ان دو کو ہٹانا ہے اور کوئی اچھا ایسا پرائم منسٹر آ جائے جو پاکستان کو بچا دے. بالکل. اب اس میں آپ نے کہہ دیا، یہی میں کہنے والا تھا. جو میں پہلی چیز آپ نے دیکھیں سکسیس کیا ہے. جب میں سوچتا ہوں کہ میری کامیابی پہلے 3 سال میں، لوگ کہتے ہیں کہ بڑے سنہرے 3 سال تھے. کیا میں نے کیا؟ کیا ایسی چیز میں نے تیر ماری ہے؟ میں نے کرپشن نہیں ہونے دی، نہیں کی اور نہ ہونے دی. نیپوٹزم نہیں، کوئی نہیں. یہاں تک کہ کوالیفائڈ بھی میرا کوئی ریلیٹیو وغیرہ ہے جو میرا بھائی بڑا کوالیفائڈ ہے، نہیں لگاؤں گا، نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ دوسروں پہ امپریشن غلط پڑتا ہے کہ بھائی بندی ہو رہی ہے، بھائی کو لگا دیا. بھائی اچھا بھی ہے لیکن نہیں. بیٹا بھی بڑا پڑھا لکھا ہے میرا، بہت بڑا اسٹینفورڈ کا پڑھا لکھا، بہت پڑھا لکھا ہے، لیکن نہیں، کبھی نہیں لگائیں گے، کبھی نہیں لگانا چاہیے. ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھو، اپنی بیٹی تو نیپوٹزم، کرپشن نہیں، نیپوٹزم نہیں. ایمانداری سے سب سے پہلے پاکستان یہ. اور اس میں جو میرے پہلے 100 دن کی آپ بات کریں، ایک فیلنگ، ایک ایتھنک ڈیوائڈ سے ہٹایا جائے پاکستان کو، اور سیکٹیرین ڈیوائڈ سے ہٹایا جائے جو ہمارے مین ایلز ہیں. ایتھنک ڈیوائڈ، کوئی بھی پارٹی اس وقت سب علاقائی پارٹی، سب علاقائی، بالکل. یہ ایم ایل این پنجاب کی ہے، ان کے کراچی سے نہیں،
पीपल्स पार्टी सिंध की है, ANP फ्रंटियर की, ये तो बहुत बुरा है फेडरेशन के लिए जी। तो एक एथनिकली अबव एथनिसिटी जी एंड अबव सेक्टेरियन डिवाइड, डिवीजन नहीं होना चाहिए, वन कंट्री, ये हमें सबसे पहले हमें फोकस करना चाहिए। और करप्शन फ्री, नेपोटिज्म फ्री गवर्नमेंट आप चला लेंगे तो बिल्कुल पाकिस्तान में सारी रिसोर्सेज हैं, सारा पोटेंशियल है, खुद ऊपर आ जाएगा। वेरी नाइस। हमारे दो सवाल और रह गए। पहला सवाल ये कि आजकल पाकिस्तान में ये पनामा केस के ऊपर बड़ी बात हो रही है कि जैसे कोर्ट डिसीजन आ गया है और उसके बाद पाकिस्तान की जो 4 बड़ी पार्टीज़ हैं वो डिमांड कर रही हैं कि नवाज शरीफ साहब रिज़ाइन करें। मैं जानना चाहूँगा कि आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में, आप भी यही समझते हैं कि रिज़ाइन करें? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देखें, आप फेसबुक उठाएं, ये जो सोशल मीडिया उठा लें जी जी, इंटरव्यूज देखें टेलीविजन पे, कितना मजाक उड़ाया जा रहा है, एक जोक्स नहीं होते जी, बात तो भले गंदे जोक जी जी, वो इनके ऊपर सोशल मीडिया पे ऐसे ही हो रहा है। क्या भाई जरूरत है, आप छोड़े, अगर मैं जा रहा हूँ खुदा से, मतलब अपनी इज्जत बचाएं, अपनी इज्जत रखें जी, कोई अपनी इज्जत होनी चाहिए ना अपने हाथ में। 2008 में मैंने रिजाइन कर दिया, चला गया मैं, क्योंकि मुझे पता था एक पॉपुलैरिटी कम हुई है, चला जाना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आ गई, बड़े मुझे कह रहे थे नहीं इम्पीचमेंट आपकी नहीं, वो फेल हो जाएगी, वो करेंगे भी नहीं, आपको ऐसे ही डरा रहे। और मैंने कहा देखो इम्पीचमेंट वगैरह बाद में जाए, बात ये है कि मैं कोई ममनून हुसैन या फजल चौधरी से प्रेसिडेंट नहीं हूँ भाई जी। मैं अगर बेकार किस्म का मैं प्रेसिडेंट बैठा रहा हूँ जी, ना मेरे से कोई पूछ रहा है, ना बात कर रहा है जी, और ना मेरी कोई वो असेंबली में मुझे शायद बुरा भला कहा जा रहा हो, और मैं ऐसे ही अपने पैलेस के अंदर बैठा हूँ, बड़ा खुश हूँ अपने आप से, क्या जरूरत है, फिर जा रहे हैं सही, अपनी इज्जत अपने आप में ऐसे ही होना चाहिए। उसकी वजह से अभी तक दुनिया में मुझे हर जगह इज्जत मिलती है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। यहाँ पे क्योंकि हम अमेरिका में बात कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो है ये रिपब्लिकन है या रिपब्लिकन पार्टी से इलेक्शन जीते हैं, और रिपब्लिकन्स का कुछ स्टाइल, कुछ रिकॉर्ड ऐसा है कि पाकिस्तान से उनकी दोस्ती रहती है। आपके ख्याल में क्या डोनाल्ड ट्रंप इसी लाइन को फॉलो करेंगे और पाकिस्तान से दोस्ती रखेंगे? देखिए, कोई भी लीडर जो है ना, वो हर लीडर अपने मुल्क के इंटरेस्ट को देखेगा और उसके मुताबिक चलेगा जी। तो हमें ये बिल्कुल नहीं समझना चाहिए कि जस्ट कोई लव अफेयर नहीं चल रहा है मुल्कों के दरमियान में, किसी मुल्क में सब अपने अपने वफाद, अपनी इंटरेस्ट है जी, और हमें भी अपना ही इंटरेस्ट देखना चाहिए। अब ये आप डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप साहब नए आए हैं, इनको इतना ज्यादा पाकिस्तान, हिंदुस्तान, कश्मीर, अफगानिस्तान का इतना शायद नहीं पता है। जब उन्हें नहीं पता है तो अब मेरी नजर में एक बड़ा अच्छा मौका है जी, कि हम उन्हें जाकर अपनी जो ख्यालात हैं जी, और अपना मौक़िफ़ जो है, जो सही है जी, ये भी नहीं कि गलत है, हमारा मौक़िफ़ सही है, ये हिंदुस्तान झूठ पे मौक़िफ़ चला रहा है, झूठ बोल रहा है, धोखा दे रहा है अपने लोगों को, दुनिया को, और डिप्लोमेसी आगे कर रहा है, और हम सच हैं, सही कह रहे हैं, हम पीछे बैठे हैं। अभी मौका है कि एक नया आदमी आया है जिसको बता सकते हैं ज्यादा, वो करना चाहिए। लेकिन कौन करेगा? एम्बेसडर करेगा, फॉरेन मिनिस्टर करेगा और प्राइम मिनिस्टर करेगा, ये 3 है ना मेन लोग। बात तो ऊपर से आनी चाहिए ना। अब ये ना प्राइम मिनिस्टर ना फॉरेन मिनिस्टर है ही नहीं, एम्बेसडर जरा लो आदमी होता है जी। तो फिर हम क्या करें भाई, ये क्या हमारी हालत क्या है? बिल्कुल, वेरी सैड, इट्स बड़ी दुख की बात है, हमें बड़ी तकलीफ है। यहाँ जो पाकिस्तानी रहते हैं उनको बहुत तकलीफ है कि पाकिस्तान का ये हाल है। आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में what have been your highest point and your lowest point, either personal or professional? I mean, highest point तो मैं प्रोफेशनल, फ्रैंकली, मैं जब आर्मी चीफ बना हूँ, that was my that's the highest point. I felt very happy, I was proud of the fact कि मैं जनरल बन के मैं इतनी खूबसूरत फौज
उसका लीड कर रहे सिपा सालार मैं बना। जी जी That was my really a proud day. Lowest point really lowest point तो यही था कि मुझे बहुत अफसोस था ये 2007 में मेरी पॉपुलैरिटी नीचे गई जी, और जो पार्टी मुझे सपोर्ट कर रही थी वो हारी, अच्छा और मैं फिर ये पीपल्स पार्टी आई और मैंने सोचा मैं छोड़ दूँ। दैट वाज माय लोएस्ट पॉइंट रियली। ये नहीं है कि मुझे कोई ईगो था, नहीं, मुझे 10 साल अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दे दिया था, ये बात नहीं, लेकिन मुझे पाकिस्तान की एक्चुअली बहुत मैं शक में, इसीलिए मैंने पहले नहीं सोचा था जब मैंने पाकिस्तान अल्लाह तेरा अल्लाह ही हाथ है, तेरा खुदा ही हाथ है, कैसे मुझे उसी वक्त स्पर ऑफ द मोमेंट मेरे दिमाग में आया। अच्छा। वाकई में मैंने सोचा कि यार ये लोग चोर लुटेरे पाकिस्तान को लूटे जी। How would you like to be remembered by the people and in history books? I would like to be remembered by having done for Pakistan, having raised the prestige of Pakistan in the world, जैसे मैंने शुरू में कहा, and having given confidence to the people of Pakistan, and having done so much for the poor people of Pakistan, for the poor of Pakistan. यानी उनको जो संबंधी पास साइकिल नहीं, साइकिल मोटरसाइकिल कारें, इतने ज़्यादा पैसा आ गया। That was my pride to do things for the people of Pakistan and for Pakistan. Yeah. Really. आपने माशाल्लाह, you've dedicated your whole life Yes. to serving your country. From age 18, 19, your FSC till now. Wow. प्रेसिडेंट साहब, हमारा जो इंटरव्यू का आखिरी जो क्वेश्चन होता है वो हमेशा ये होता है that any message you would like to give to Pakistanis living in Pakistan and around the world. This is your camera, so मतलब मैं यही कहना चाहूँगा कि ठीक है ना, one should not be despondent. यकीन रखना चाहिए, यकीन होना चाहिए, और मैं कहना चाहता हूँ यकीन होना चाहिए कि पाकिस्तान में पूरी हर लिहाज से हमारी सलाहियत भी है और हमारे वसाइल भी हैं, मतलब रिसोर्सेज भी हैं और पोटेंशियल भी है कि हम अपने पाँव पे खड़े और प्रोग्रेसिव मुल्क, बढ़ता हुआ उभरता हुआ मुल्क बने। ये हमें अपने पास सब कुछ है मौजूद पाकिस्तान में, और मैं बिल्कुल सोच समझ के ये बात कर रहा हूँ। एक चीज जो बस नहीं है वो पुअर लीडरशिप, उसकी वजह से पुअर गवर्नेंस, और ये वो पुअर जब मैं कह रहा हूँ क्यों, करप्शन, नेपोटिज्म, दो चीज तो हमें दीमक की तरह खा रही। तो मैं ये कहूँगा कि यकीन रखें कि पाकिस्तान में सलाहियत सब कुछ है, आपका वोट इम्पोर्टेंट है। जब कभी भी इलेक्शन होते हैं, ये जो दो जिन्होंने ये हमारे साथ किया है उनको रिजेक्ट करें, और आप लोग बाहर के लोग जो है बैरून पाकिस्तान, आप लोगों का इन्फ्लुएंस है अंदर पाकिस्तान में लोगों के ऊपर, जहाँ जहाँ भी आपका इन्फ्लुएंस है, मेक श्योर दैट दीज टू पार्टीज आर रिजेक्टेड फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान फर्स्ट, सबसे पहले पाकिस्तान। Sir, thank you so very much for all this time. You were amazing as always. Thank you again. Thank you so much. बहुत शुक्रिया भाई। ख़वातीन हज़रात, आपने हमारा प्रोग्राम देखा। जैसे मैंने शुरू में कहा था, VVIP गेस्ट। आप इस प्रोग्राम को देखने के बाद यकीनन मुझसे एग्री करेंगे। आपसे मुलाकात होगी अगले इंटरव्यू में। उस वक्त तक आपका अल्लाह हाफ़िज़। सलाम जहां।